तो डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड? तो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स अपने आप में क्या हो गए? वो मेथड जिसके अंदर हम लाइट की जो प्रॉपर्टी है, जो अपन कहते हैं लाइट के अंदर अपन देखते हैं, तो लाइट क्या कह रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसके अलग अलग फैक्टर के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं लैम्बडा क्या है, म्यू क्या है, तो उनके अंदर जो चेंज होगा या एब्जॉर्प्शन उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करके हम एनालिटिकल टेक्निक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के अंदर अपने पास आ रहा है सबसे पहले विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंट्रोडक्शन के फेज में अगर अपन समझते हैं तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन बिटवीन ए मैटर्स एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि किसी लाइट के सोर्स में अपन किसी मटेरियल को रखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर पास आउट कराएंगे उसके अंदर। तो उसकी वजह से, उस मैटर के अंदर की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो चेंज होता है, या तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा या फिर वो किसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, या कुछ जो भी चेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हुआ उससे हम उस सब्सटेंस को या मैटर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, या तो क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली। तो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ए टाइप ऑफ absorption spectroscopy that use the ultraviolet and visible part of the electromagnetic radiation, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अगर तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो अपन क्या पढ़ते हैं, अपन एक रेंज के अकॉर्डिंग लेमड़ा और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पे ग्राफ पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के तुमने अलग अलग नाम भी देखे होंगे, गामा रे, एक्स रे, विजिबल, ठीक है, इंफ्रारेड। तो उसी के अकॉर्डिंग उसी रेंज में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट अगर हम देख रहे हैं तो 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग। विजिबल के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखते हैं तो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 200 टू, अगर यूवी विजिबल है तो 200 टू 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ हम यहाँ पे यूज में लेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रा बनेगा उससे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ हम देख रहे हैं कोई अपने एक लाइट सोर्स लिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब वो लाइट सोर्स यहाँ पे क्या होगा, किसी स्प्लिट के अकॉर्डिंग, जो अपने पास इंस्टेंस स्प्लिट है तो उससे वो लाइट पास होगी। अब यहाँ पे हमने एक ग्रेटिंग्स लगा दी या कोई प्रिज्म लगा दिया, वहां से जब वो लाइट पास होगी तो वो क्या होगी, अपने अपने कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अंदर, जिसको अपन इंद्रधनुष बोलते हैं, तो अपने आप में विबग्योर जो अपने आप में जनरेट होगा। फिर एक एग्जिट स्लिट है जहां से हम कौन से कलर की लाइट, हमको जो मोनोक्रोमेटल लाइट है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो वही लाइट यहाँ से पास आउट होगी। अब उस लाइट को हम क्या कर रहे हैं, किसी सैंपल के ऊपर से पास आउट कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या चेंज होता है, एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसमिशन में कंसंट्रेशन कम हुई, ज्यादा हुई, तो उसको हम आइडेंटिफाई करके यहाँ डिटेक्टर से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम यहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है इसी के बाद में क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट्स का मेथड लेंगे, ठीक है, या एफिनिटी या एब्जॉर्बेंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि कोई अपने आप में कोई सब्सटेंस, अपने पास कोई सैंपल अपन ने लिया, उसके अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट है। अब अगर उसको अपन किसी तीसरे कंपोनेंट से अगर अपन रिएक्ट कराएंगे तो उससे उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मतलब उसके उसके साथ जुड़ने का उसका नेचर कैसा है, जितना ज्यादा वो उससे जुड़ेगा तो उसका मूवमेंट उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, दो फेज लेते हैं, एक तो मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में तो अपन क्या कर रहे हैं, जिस सैंपल को अपन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है उसको उसके अंदर मिक्स करेंगे। स्टेशनरी फेज जिसके ऊपर हम रन करेंगे तो वो अपने आप में उसके अंदर अलग अलग हाइट तक रन करेंगे। जैसे तुमने देखा होगा, अगर अखबार को अगर अपन पानी में डिप कर दे तो उसके अंदर कुछ हाइट तक उसके अंदर पानी चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, क्रोमेटोग्राफी सिंपल फॉर्म में, कि जो अखबार है वो अपने लिए क्या हो गया, एक स्टेशनरी फेज हो गया, और जो पानी है उसके अंदर अगर अपन ने कोई सैंपल मिलाया हुआ है तो वो भी उसके साथ में ऊपर तक रन होगा, तो वो उसकी तरह से एक मोबाइल फेज हो गया। तो इस तरह की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है जिसको हम डिटेल में फोर्थ सेमेस्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोबाइल फेज है और एक स्टेशनरी फेज है। तो अपने पास ये मेथड क्या हो गया, क्रोमेटोग्राफी इज यूजुअली ए टेक्निक फॉर सेपरेटिंग एंड और आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर। इट इज पावरफुल मेथड इन इंडस्ट्री। तो जनरली अपन क्या कर रहे हैं, जो अपने पास प्लांट एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, प्लांट के अंदर अपन ने मान लो कोई एक्सट्रैक्ट तुमने निकाला, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, कौन सा मेडिसिनल यूज के लिए अपने आप में यूज में आना है,
तो एक ही प्लांट से अपन 2 या 3 अपने आप में अलग-अलग कंपोनेंट भी अपने आप में मिल सकते हैं। तो उसका जो मोबाइल फेज़ के साथ में जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर रन होने का टाइम होगा, वो अलग-अलग हाइट होगी। तो उससे अपन उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यही अपने पास क्रोमैटोग्राफिक मेथड है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को या तो सेपरेट कर रहे हैं या आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो एक स्पेसिफिक हाइट तक ही रन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो उसका कलर आएगा वो स्पेसिफिक हाइट तक ही चढ़ेगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? और कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसको अलग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है? तो क्रोमैटोग्राफी में भी हम क्या कहते हैं, 2 तरह की टेक्निक हम यूज़ करते हैं। एक तो प्लेनर टेक्निक यूज़ कर लेते हैं और एक कॉलम वाली। ठीक है? प्लेनर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एक्स, वाई एक्सिस के अंदर उसको रन करा रहे हैं, मतलब किसी पेपर के ऊपर उसको रन करा रहे हैं। ठीक है? तो पेपर के ऊपर वो किसी हाइट तक रन हो रहा है और कॉलम क्रोमैटोग्राफी अपन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अपने आप में क्या कर दिया, एक सिलिंड्रिकल कॉलम है, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, कोई स्टेशनरी फेस फिल अप कर दिया। अब उसके अंदर से वो एक्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कितना अपना रीजन वो कन्वर्ट करके वहाँ बनाता है, उससे हम उसको अलग करेंगे। तो यहाँ पे भी अपन प्लेनर और कॉलम के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिसको हम 4 सेम में डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल प्लेट बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपन इसके अलग-अलग टाइप होते हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफी, अगर अपन स्टेशनरी फेज पेपर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, गैस क्रोमैटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। तो ये सारे टाइप तुम्हारे पास 4 सेम में वापस डिटेल में आने वाले हैं, ठीक है? इसी के अंदर से एक बहुत यूज़ली अपने आप में ज़्यादा काम में आने वाला है अपने पास एसपीएलसी, जिसको अपन बोल रहे हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एचपीएलसी, is a very efficient separation technique that is it yield the excellent separation of a very short period of time, जिसको हम क्या कर रहे हैं, काफी छोटे टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर से हम किसी कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ तरीके से वैक्यूम जनरेट किया जाता है, जिससे कि वो जो अपने पास जो सैंपल है वो इजीली रन होके जल्दी से अपने आप में सेपरेट हो जाए। तो HPLC इज ए फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इट्स फ्रीक्वेंटली यूज इन द बायोकेमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री टू सेपरेट द कंपोनेंट मिक्सचर। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम है, एक पतला सा कॉलम होता है, जिसके अंदर हमने कुछ स्टेशनरी फेज भरा हुआ है, जिसके अंदर से जब आप मोबाइल फेज मतलब कोई सॉल्यूशन जब उसमें से पास आउट करेंगे, तो वो अपने आप में क्या होगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो वो अलग अलग रीजन उसके अंदर सेपरेट हो जाएंगे और उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर। इसी के बाद में अपने पास एक डायग्राम है एचपीएलसी का। यहाँ पे देखो एचपीएलसी सॉल्वेंट, अपन क्या करेंगे, कोई सॉल्वेंट अपने फिल अप कर दिया, एचपीएलसी पंप है, वो पंप क्या कर रहा है, सॉल्यूशन को उसके अंदर इंजेक्ट करेगा, किसके अंदर, ये जो अपने पास कॉलम है। तो यहाँ से ये सैंपल अपन ने कर दिया, ये अपने आप में सॉल्वेंट आया, जिसके अंदर अपन को डिजोल्व करना है, ठीक है? जैसे मान लो तुमको अभी मैंने बताया, जैसे मतलब बेंजीन अपन ने कर लिया, हेक्साक्लोराइड अपन ने कुछ भी ले लिया, जो भी अपने पास सॉल्वेंट है जिसके अंदर अपन को सैंपल को डिजोल्व करना है, तो ये इसके अंदर मिक्सिंग हो जाएगी और यहाँ से अपने पास इंजेक्शन फॉर्म से ही अपने पास कॉलम के अंदर आ जाएगा। अब इस कॉलम के अंदर ये पास आउट हो रहा है, तो ये अलग अलग सेपरेट होंगे जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है, जिसको हम डिटेक्टर से यहाँ पे मेजर कर लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस कंपाउंड का ग्राफ बन जाएगा। और जो भी अपने पास जो सैंपल है वेस्ट फॉर्म में अपने पास वेस्ट बोतल के अंदर अलग सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से एचपीएलसी अपने आप में वर्क करती है। एचपीएलसी भी तुम 4 सेम में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? पूरा एक चैप्टर आ जाएगा वहां पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री अपने पास क्या है, एन एनालिटिकल मेथड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लोरेसेंस कंपाउंड यूजिंग ए बीम ऑफ ultraviolet light that exits the compounds and cause them to emit the visible light। तो यहाँ पे तुमने कभी कभी देखा होगा, आपने अगर पहले एक रेडियम अपने पास मार्केट से अपन छोटा छोटा लेके आते थे खेलने के लिए, मोबाइल के पीछे भी चिपकाते थे, तो उसके ऊपर अगर अपन कुछ लाइट पास आउट करते हैं तो कुछ टाइम तक क्या होता है, अपन अंधेरे में उसको देखते हैं तो उसमें से लाइट निकलती रहती है। तो उस तरह के जो सब्सटेंस हैं जिनके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं और वो फ्लोरेसेंस जनरेट कर रहे हैं, तो उस फ्लोरेसेंस के नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यही वर्क का प्रिंसिपल अपने पास क्या है, फ्लोरीमेट्री के अकॉर्डिंग है, ठीक है? जो फ्लोरेसेंस निकल रहा है उसको आइडेंटिफाई करके भी हम वहां पे सबस्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पे अपने पास एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे।
तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक लाइट का सोर्स है, ठीक है। जब इस लाइट को अपन किसी ग्रेटिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ से पास आउट कर रहे हैं, उसको मोनोक्रोमेटर लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटर जो लाइट अपने पास है किसी सैंपल के ऊपर गिर रही है, मोनोक्रोमेटर लाइट का मतलब किसी एक कलर की लाइट। जैसे अपन लेजर लाइट लेते हैं ना, रेड कलर की लेजर लाइट, उसमें रेड ही लाइट दिखती है, वैसे ही अपन किसी एक कलर की एक लाइट को अपन सैंपल के ऊपर पास आउट कर रहे हैं। जब वो पास आउट हो रही है तो वो जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, यहाँ एक लाइन आ रही थी देखो लाइट की, अब इसने लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी खुद की लाइट को इमिट किया, जब फ्लोरेसेंस उसके अंदर जनरेट हो रहा है। तो वेवलेंथ क्रिएटेड बाय द फ्लोरेसेंस एंड कंपाउंड प्लस द स्ट्रेलाइट। तो अपने पास स्ट्रेलाइट, तो ये जो अपने पास जो फ्लोरेसेंस आ रहा है उसको अपन किसी डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट कर रहे हैं और आउटपुट में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और इस तरीके से अपन फ्लोरीमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस कंपाउंड को अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ फ्लोरीमेट्रिक मेथड, किसके लिए, वो सब्सटेंस जो अपने पास में फ्लोरेसेंस जनरेट करते हैं, जिनके अंदर से लाइट, जब लाइट डालेंगे तो वो अपने आप में कुछ लाइट इमिट करेंगे एब्जॉर्ब करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके इमिट करने वाली लाइट को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे उसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है यूवी विजिबल, ठीक है। यूवी विजिबल अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अपन देख रहे हैं उसके अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रा वायलेट visible spectroscopy referred to the absorption spectroscopy and reflectance spectroscopy in the ultraviolet visible and infrared spectral region। तो यहाँ पे अपन किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो अपने पास इलेक्ट्रो, वो अपने पास स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो अपने पास बनता है स्पेक्ट्रम, तो वहां अपन किसके अलग अलग वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो अपन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रे हो गया अपने पास, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, विजिबल हो गया, फिर आईआर, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, माइक्रोवेव्स अपने पास हो गया, ठीक है, रेडियो वेव्स अपने आप में हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो अपन यहाँ पे एक डायग्राम बना, तो वहां पे हर एक की अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिव एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड में कुछ ना कुछ चेंज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कह रहे हैं कि कोई एटम है तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि रोटेशनल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, या ट्रांजिशनल एनर्जी हो, ठीक है। तो उस एनर्जी के अंदर जो डिफरेंट होगा उससे हम वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम samples atom molecules under the electromagnetic transition from the ground state to excited state by absorption radiation energy from a light source। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं, एक जनरली अपन एक फिनोमिना यूज करके बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, कोई एटम है, जब वो ग्राउंड स्टेट के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट हो जाता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चल जाता है। तो जो उसके अंदर जो चेंज हो रहे हैं वापस वो एक्साइटेशन से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है या इमिट करके लाइट के फॉर्म में जनरेट कर रहा है, उसी को हम वहां से जो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मैटर के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जनरली अपन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जनरल केस में अपन क्या कह रहे हैं कि ग्राउंड से एक्साइटेशन स्टेट में गया और उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहा है वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, उसको अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस रे की अपने आप में एब्सेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन एब्जॉर्प्शन रेडिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम भी अपन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पे अलग अलग नेचर के ऊपर। नेक्स्ट अपने पास आता है एनएमआर। एनएमआर भी अपने पास एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड की टेक्निक्स है, जिसको अपन बोल रहे हैं एन, एन मतलब न्यूक्लियर, एम मतलब मैग्नेटिक और आर मतलब रिजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस एनएमआर is a physical phenomena in which the nuclei in a magnetic field absorb and re-emit the electromagnetic radiation। तो ये फिनोमिना अपन ऐसे समझे कि अपने आप में कोई एटम है, तो अपन एटम के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो उसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस में अपने पास क्या है, प्रोटॉन है और अपने पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने आप में उनके अंदर भी एक स्पेसिफिक बॉन्ड जो अपन बोलते हैं न्यूक्लियर बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो अपने आप में बाउंडेड है। उसके अंदर भी अपने आप में वाइब्रेशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी अपने आप में वाइब्रेशन हो रहे हैं, मगर यहाँ हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर अपन कहें तो प्रोटॉन की बात करें, तो जब प्रोटॉन के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन के अंदर जो वाइब्रेशन है, अगर वैसे ही वाइब्रेशन अगर अपन बाहर से उसको देके जनरेट कर दें तो उस एटम के अंदर क्या हो जाएगा, अपने आप में एक रिजोनेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस रिजोनेंस को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उससे हम उसकी
फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम उस रेफ्रिजरेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन एटम कह रहा हूँ तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अपने पास न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो अपने आप में है उसके अंदर, तो उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। अगर वैसी ही फ्रीक्वेंसी अगर मैं उसको दे दूंगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा, रिजोनेंस जनरेट हो जाएगा। तुमने अगर फिजिक्स में लास्ट चैप्टर पढ़ा हो फर्स्ट बुक के अंदर, तो वहां पे अपने पास वेव्स एक तरंग वाला चैप्टर था। वहां अपन क्या कहते थे, एक जैसी वेव्स जब एम्पलीट्यूड अपने पास है, दो वेव्स के एक जैसे आ जाते हैं, तो अपन क्या कहते हैं वहां पे अपने आप में एक रिजोनेंस जनरेट हो जाता है। तो एक रिजल्टेंट वेव जो बनती है वो, उसका एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव से ज्यादा होता है। तो यही कंसेप्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं और उसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग, एक स्पेसिफिक एटम के अकॉर्डिंग उसका जो रेजोनेंस है न्यूक्लियस का वो भी एक स्पेसिफिक होगा, जिसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसको पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास यही कंसेप्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रीजन के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे हो गया कि यहाँ पे तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब करंट ये चार्ज फ्लो होता है तो वो अपने साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक ऑसवाल्ड लॉ अपने पास आता था ऑरेस्टोट का, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक वायर को गत्ते में लगाया, ठीक है, आयरन की छीलन उसके ऊपर डाली, अपन ने वाइब्रेशन किया तो एक सर्किल में उसमें वो जमा हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ है, तो उसी को अपन क्या कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह के फील्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ स्टडी करेंगे। दिस एनर्जी एट द स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी will depend on the strength of the magnetic field and the magnetic properties of the isotopes of the atoms। तो यहाँ अपने पास क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द फ्रीक्वेंसी इज अराउंड द 62,000 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, पहले तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी हो रही है एटम्स के अंदर और बाहर से अपन वही फ्रीक्वेंसी दे रहे थे, उसकी रेंज अपने पास 62,000 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। नेक्स्ट अपने पास यही आता है अपने पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब अपन मास को, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को अपन पूरा अपने आप में जानना चाह रहे हैं। तो कैसे जानेंगे, इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विथ ए एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन and molecules are then ionized and fragmented, and each kinds of ion have a particular ratio of the mass to the charge, m by e ratio, and for the most ions the charge is 1, that thus the m by e ratio is simply the molecular mass of the ions। तो यहाँ पे चाहे तुम्हें थॉमसन ट्यूब अगर तुमने पढ़ा हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था अपने अंदर, तो वहाँ पे अलग अलग अपने आप में रेडिएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हमने पढ़ा है, कैथोड रेज, एनोड रेज, फिर उसके बाद में थॉमसन ट्यूब। तो वहाँ हमने क्या देखा है कि जब हम किसी के अकॉर्डिंग, तो ठीक, तो वहाँ पे एक ऑयल वाला भी अपने प्रैक्टिकल क्या, ऑयल चार्ज प्रैक्टिकल अपने क्या होगा ई बाई एम। तो एम बाई ई वैल्यू भी अपने निकाली, ई एम बाई क्यू वैल्यू भी वहाँ पे निकाली होगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं अपन कि जब अपन किसी मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है उसके ऊपर अपन किसी तरीके से रेडिएशन डाल रहे हैं, उसके अंदर किसी तरीके से चार्ज जनरेट हो रहा है, तो उसका जो ई एम बाई ई वैल्यू है वो एक कांस्टेंट रहेगा, जिससे हम उस कंपोनेंट के उस एटम को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उन एटमों को हम आइडेंटिफाई करके यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये वाला वर्क हम करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये भी एक अपने आप में फोर्थ सेम में तुम्हारे पास एक पूरा चैप्टर आएगा तुम्हारे पास, फोर्थ सेम मतलब सेवंथ सेम में, फोर्थ सेम नहीं, फोर्थ ईयर या सेवन सेम के अंदर एक ये पूरा तुम्हारे पास एक चैप्टर ही अपने आप में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको स्टडी करूं, तो यहाँ पे अपने पास इसको अपन बोलते हैं AAS। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए स्पेक्ट्रो एनालिटिकल प्रोसेस फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स using the absorption of optical radiation by the free atom in the gaseous state। तो यहां अपन कह रहे हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, तो एटम अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा। तो एटम जब अगर किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको जब एब्जॉर्ब करनी है रेडिएशन को और किसी एक्साइटेशन स्टेट में जाना है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमको गैसियस फेज के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं कि जो भी कंपाउंड है उसको हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक है, बर्न करके अपन क्या करेंगे, गैसियस फेज में लेके आएंगे।
और गैसियस फेज में भी किसके अंदर, जबकि वो एटम किस फेज में रहे, सिर्फ ग्राउंड स्टेट के अंदर है, एक्साइटेड फेज में नहीं रहे। बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब तो क्या हो गया कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइटेड स्टेट में चल गया। यहाँ पे अपन एटम को ग्राउंड स्टेट के अंदर जनरेट करेंगे गैसियस फेज में, और उस फेज के अंदर जो उस एटम के अंदर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे। गैसियस फेज है, उसमें उसने ग्राउंड स्टेट के अंदर गैसियस फेज है, और जो उसकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसी को वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग, उस एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग जब वो रेडिएशन वहाँ कम मिलेगी अपन को, तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहाँ पे जो भी एटम्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशन क्या है और वो किस नेचर के। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अपने पास रहता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं यूज इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द केमिस्ट्री सच एज द क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ metals in biological fluids and the tissues such as the whole blood, plasma, urea and saliva, brain tissue and liver and muscle। तो यहाँ बॉडी के अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी ह्यूमन बॉडी है तो अपन क्या कह रहे हैं, अपन भी एक ओवरऑल में एक पूरी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अपने अंदर भी क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स अपनी बॉडी के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर कंसंट्रेशन भी हर पार्ट के अंदर कांस्टेंट है। ब्लड के अंदर सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, यूरिन के अंदर कितना है, तो सबकी कंसंट्रेशन अपने पास स्पेसिफिक है। तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज में लेते हैं, जिससे हमको पता पड़ जाता है कि इसके अंदर किस तरह का एलिमेंट्स यहाँ पे जो एटम है जो कम है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ से इजीली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है अपने पास थर्मल एनालिटिकल मेथड। थर्मल एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वापस फिजिक्स के रूल अपन अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि अगर अपन थर्मल एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे तुमने पढ़ा होगा कि अपन यहाँ पे हॉट और कोल्ड जंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर अगर अपन अलग अलग वायर है, दो वायर है, उनको एक दोनों को अपन ने ज्वाइन कर दिया, एक जॉइंट को अपन ने क्या कर दिया, हॉट में रखा, एक को कोल में रखा, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, उससे भी हम अपन आइडेंटिफिकेशन में यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 7 सेम में अपन अलग अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो अपने पास यहाँ पे आएगा डिफरेंट स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री, ठीक है, डीएससी पढ़ेंगे, डिफरेंट थर्मल एनालिसिस अपने पास पढ़ेंगे, नियर इंफ्रारेड डिटेक्टर्स पढ़ेंगे। तो जनरली अपन थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स अपन यूज करते हैं डिटेक्टर फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो डिटेक्टर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे अपने आप में कोई रेडिएशन आ रही है, वो रेडिएशन अपने थर्मल इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ चेंज करेगी। ठीक है, या तो रेजिस्टेंस में चेंज करेगी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा, या किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को किसी सर्किल के अंदर देख करके अपन उसके अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो अपने आप में थर्मल नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम डिटेक्टर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स को हमने स्टडी किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास चैप्टर है जिसके अंदर अपन कह रहे हैं डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स, उसके अंदर हम बेसिक फॉर्म में अगर अपन समझे तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको दो तरीके से समझा। जनरल फॉर्म में समझाता हूँ। एक अपन ने देखा इसको इंस्ट्रूमेंटल मेथड, और दूसरा अपन क्या कर रहे हैं जो अपने फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, नॉन इंस्ट्रूमेंटल, मतलब कहीं अपन कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कहीं इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे। इंस्ट्रूमेंट अगर अपन यूज कर रहे हैं तो वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन। वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन में हमने क्या पढ़ लिया, उसके अलग अलग टाइटेशन, एसिड बेस्ड टाइटेशन के अंदर एसिड बेस्ड टाइटेशन को भी दो में डिवाइड कर दिया था, एक्वस और नॉन एक्वस। फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन अपन ने वहां पढ़ी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक पढ़ी, और प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन। इसी के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हमने स्टडी करा है, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया कि कलरीमेट्रिक मेथड, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि लाइट के अंदर जो अलग अलग कलर जनरेट हो रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग वहां पे अपन उसकी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यहाँ देख रहे हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यहाँ स्टडी करेंगे, फ्लोरीमेट्रिक हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की स्टडी को हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो लाइट के स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया। इसी के बाद हमने यहाँ पे देखा था जो अपने पास इलेक्ट्रिकल मेथड के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रिकल मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या देखा, पोटेंशियोमेट्री हमने देखा। ठीक है, एम्पेरोमेट्रिक जिसके अंदर हम करंट के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे,
तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अकॉर्डिंग पढ़ा। नेक्स्ट हमने इसी को हम जो इंडस्ट्रियल स्केल पे जाते हैं, तो ये अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स अपने आप में एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम हाइब्रिड मेथड के अकॉर्डिंग स्टडी कर देते हैं कि यहाँ पे जैसे अपन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, साथ में अपन गैस क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों को मिला के एक एपरेटस बना दिया। ठीक है, तो हाइब्रिड कंसेप्ट में भी तुम इसको स्टडी करोगे। और नॉन इंस्ट्रूमेंटल के अंदर अपने देखा तो अलग अलग ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अपन बायोलॉजिकल और मैकेनिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेथड को अपन स्टडी कर रहे हैं। किसी तरह की कोई रिएक्शन जो अपन लैब में करा रहे हैं उससे अपन उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी टेक्निक्स है अपने पास डिफरेंशियल एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग, और इस एनालिटिकल टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर जैसे अपन अगर एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड करना चाहे तो अलग अलग तरीके से अपने आप में एक वास्ट स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक को स्टडी